हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इस वीडियो में हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलास्टिसिटी सप्लाई। आप सोच रहे होंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द सप्लाई ऑफ अ गुड तो हम पहले ही पार्ट्स में देख चुके हैं, फिर से फैक्टर अफेक्टिंग है। हाँ, तो हम आपको ये बता दें कि अधिकांश स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द सप्लाई ऑफ अ गुड और फैक्टर अफेक्टिंग द इलास्टिसिटी सप्लाई, इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। जब एग्जाम में पूछा जाता है कि फैक्टर अफेक्टिंग द सप्लाई ऑफ ए गुड क्या है, तो उसमें हमें एक वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स को लिखना होता है। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलास्टिसिटी सप्लाई क्या है, तो यहाँ पर पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं उनको लिखना होगा। दोनों में क्या डिफरेंस हो गया? उसमें पूछा गया था कि एक वस्तु की सप्लाई को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं, और इसमें बताया गया है कि पूर्ति की जो लोच होती है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व या फैक्टर होते हैं। तो दोनों में अंतर हुआ करता है। जब आपसे पूछा जाएगा कि इलास्टिसिटी सप्लाई में कौन कौन से फैक्टर हैं, तब आपको इन्हें लिखना होगा। तो चलिए इसे देख लेते हैं। नेचर ऑफ कमोडिटी। तो सबसे पहले तो यह देखा जाता है कि जो वस्तु का स्वभाव होता है, वस्तु की जो नेचर होती है ना, तो वो कैसी है। क्योंकि यदि वस्तु का जो नेचर होगा, जो कमोडिटी का नेचर होगा, वह किसको ना अफेक्ट करेगा? सप्लाई को अफेक्ट करेगा। कैसे करेगा देख लेते हैं। ड्यूरेबल कमोडिटीज हैव इलास्टिक सप्लाई बिकॉज टू कैन बी स्टोर्ड इंटैक्ट। इफ द प्राइस ऑफ दीज कमोडिटीज फॉल्स, द प्रोड्यूस may prefer to them instead of making their immediate sales. Perishable commodities have inelastic supply. तो यहाँ पर बताया गया है कि यदि आपकी जो कमोडिटी है उसका नेचर कैसा है, तो यदि उसका नेचर ड्यूरेबल कमोडिटी है, मतलब वह वस्तु टिकाऊ वस्तु है, यदि वह टिकाऊ वस्तु होगी तो उसकी जो लोच होगी, जो उसकी इलास्टिक होगी, वो कैसी होगी? इलास्टिक सप्लाई होगी, लोचदार होगी, है ना। वो वस्तु कैसी होगी? वो वस्तु इलास्टिक सप्लाई होगी, उस पर लोचदार होगा, है ना। उस वस्तु को हम क्या कर सकते हैं? स्टोर करके रख सकते हैं। स्टोर करके रखने से क्या होगा कि जब कभी प्राइस बढ़ेंगे, जब प्राइस इंक्रीज होंगे, तो हम उसे मार्केट में सप्लाई कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस बढ़ने पर एक सप्लायर अपनी वस्तु को सप्लाई करेगा ताकि उसे अधिक से अधिक या मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो ऐसी जो ना कमोडिटीज होंगी तो उनकी लोच कैसी होगी? तो उनकी जो लोच होगी वो इलास्टिक सप्लाई, है ना, अधिक लोचदार होगी। वो वस्तु कैसी होगी? अधिक लोचदार होगी। ठीक इसी के अपोजिट अगर आप देखेंगे कि यदि वस्तु आपकी पेरिशेबल कमोडिटी है ना, अगर शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु है, पेरिशेबल कमोडिटी है, तो उनकी जो लोच होगी इन इलास्टिक सप्लाई होगी, बेलोचदार पूर्ति होगी। कैसी पूर्ति होगी? इन इलास्टिक सप्लाई, यानी कि बेलोचदार पूर्ति होगी। ठीक क्यों होगी? क्योंकि जो पेरिशेबल कमोडिटीज होती हैं, उन कमोडिटीज को हम क्या कर सकते हैं? अधिक कीमत बढ़ जाए या घट जाए तो उनकी सप्लाई को हम घटा बढ़ा नहीं सकते। तो पेरिशेबल जो आपकी कमोडिटी हैव इन इलास्टिक सप्लाई because their supply cannot be raised and curtailed with the changes in price. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नेचर ऑफ कमोडिटी भी वस्तुओं को प्रभावित करता है। वस्तु का जो नेचर होता है वो उसकी सप्लाई को प्रभावित करता है। यदि आपकी ड्यूरेबल कमोडिटी होगी तो इलास्टिक सप्लाई होगी, और पेरिशेबल कमोडिटी होगी तो इन इलास्टिक सप्लाई होगी। अब है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ देख लेते हैं कि जो उत्पादन लागत होती है वो कैसी है। यदि अधिक होगी तो क्या होगा, कम होगी तब क्या होगा, है ना।
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जब हम किसी वस्तु का प्रोडक्शन करते हैं तो उन प्रोडक्शन करने के लिए भी हमें क्या चाहिए होते हैं, अदर फैक्टर्स चाहिए होते हैं, कुछ मशीनें चाहिए होती हैं, है ना। यदि उन मशीनों के, उस लैंड वगैरह के ना प्राइजेज बढ़ जाते हैं, है ना, इंक्रीज हो जाते हैं, तो हमारा जो उत्पादन हो रहा है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, तो उन वस्तुओं का कॉस्ट या उनकी लागत बढ़ जाएगी। तो इसे समझ लेते हैं। इफ द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कमोडिटी इज इंक्रीजिंग, द प्रोड्यूसर विल नॉट लाइक टू प्रोड्यूस इट मोर इवन इफ इट्स प्राइस इज इंक्रीजिंग। He may go on producing additional units if the rate of increase in price is higher than the rate of increase in the marginal cost in elastic supply। तो यहाँ पर आपका बताया गया है कि यदि उत्पादन लागत जो है आपका, वो भी पूर्ति की लोच को प्रभावित करता है। कैसे करता है, यदि उत्पादन लागत में कॉस्ट ज़्यादा हो रही होगी, है ना, कॉस्ट कैसी होगी, अधिक होगी, तो क्या होगा, जो सप्लायर होगा वो सप्लाई करना कम कर देगा, तो जो कमोडिटीज होंगी मार्केट में वो कैसी होंगी, कम सप्लाई होंगी। तो ऐसी वस्तु कैसी हो जाएगी आपकी, इन इलास्टिक सप्लाई, बिलोचदार पूर्ति कहलाएगी। लेकिन यदि वहीं पर कॉस्ट क्या हो रही है, कम होगी, तो ऑन द कंट्री इफ द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हैज बीन फॉलिंग और इज लेसर देन द मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी, द प्रोड्यूसर विल बी इंड्यूस्ड टू इंक्रीज द सप्लाई टू अर्न प्रॉफिट। तो यदि आपका जो कॉस्ट कम लग रही होगी, एक सप्लायर जो कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहा है, यदि उसकी कॉस्ट कम आ रही है तो उसको क्या होगा, उससे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट होगा तो वो और अधिक सप्लाई करेगा, ठीक। तो जब वो प्रॉफिट कमा रहा है तो उस वस्तु में क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट होने के कारण वह वस्तु की लोच कैसी होगी, इलास्टिक सप्लाई होगी, लोचदार वस्तु होगी, लोचदार पूर्ति होगी। तो सिंपल तरीके में हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी सप्लायर को प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट होने पर इलास्टिक सप्लाई होगी, और यदि उसको लॉस हो रहा है तो इन इलास्टिक सप्लाई होगी, ठीक। टाइम, अब समय है, जो टाइम है वह भी किसी वस्तु की पूर्ति की लोच को प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है, द सप्लाई ऑफ कमोडिटी कैन बी इजिली रेज्ड और curtailed in the long period as per the requirement, so the elasticity of supply will be elastic. In the short period, the supply of the commodity will be inelastic because the supply cannot be raised or curtailed easily. तो यहाँ पर बताया गया है कि यदि टाइम है, एक सप्लायर के पास टाइम है, अगर उसके पास लॉन्ग पीरियड है तो उसकी जो सप्लाई होगी वो कैसी होगी, इलास्टिसिटी होगी, है ना, लोचदार होगी। लेकिन यदि टाइम पीरियड बहुत कम है, शॉर्ट पीरियड है, तब क्या होगा, इन इलास्टिक होगी। मतलब वस्तु कैसी होगी, वस्तु की जो पूर्ति होगी वो इन इलास्टिक सप्लाई होगी, बिलोचदार पूर्ति होगी, ठीक। क्यों, क्योंकि यदि टाइम है तो जो सप्लायर होगा वो प्रोडक्शन बढ़ा सकता है, लेकिन जब शॉर्ट टाइम होगा, शॉर्ट पीरियड होगा, तब क्या होगा, हम प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि वस्तु की पूर्ति की जो लोच है वो टाइम भी उसको अफेक्ट करती है। अब है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। बाजार में जो नई नई तकनीकी आती हैं, उत्पादन की जो नई तकनीक आ जाती हैं, तो उसके कारण भी पूर्ति की जो लोच होती है वो क्या होती है, प्रभावित होती है। गुड्स हैविंग सिंपल टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन हैव इलास्टिक सप्लाई। ऑन द अदर हैंड गुड्स हैविंग कॉम्प्लेक्स टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन विल हैव इन इलास्टिक सप्लाई। यदि आपके पास जो तकनीकी है, नई तकनीक है, अच्छी तकनीक है, इजी तकनीक है, ठीक है ना, मतलब टेक्निक जो आपकी इजी होगी, तो आपकी इजी टेक्निक होने के कारण क्या हो जाएगा, वस्तु का उत्पादन कैसे कर सकते हैं हम, जो प्रोडक्शन होगा वो कैसे होगा, बड़े इजीली तरीके से हो जाएगा। तो उस वस्तु की जो पूर्ति होगी वो इलास्टिक सप्लाई होगी, मतलब उस वस्तु की पूर्ति लोचदार होगी। लेकिन यदि वहीं पर कॉम्प्लेक्स टेक्निक होगी, है ना, कठिन
आपकी तकनीक होगी तो जो प्रोडक्शन होगा वो कैसा होगा, वह कम होगा, है ना। तो वहाँ पर आपकी जो सप्लाई होगी इन इलास्टिक सप्लाई होगी। जैसे कि टेक्निक में आप दो प्रकार के ले सकते हैं, जैसे लेबर बेस पर ले सकते हैं, कैपिटल बेस पर ले सकते हैं। यदि लेबर बेस पे हम है ना किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो जब हमको प्रोडक्शन बढ़ाना है, अधिक वस्तु को प्रोड्यूस करना है, तो हम क्या करेंगे, लेबर की जो नंबर है, लेबर ऑफ नंबर है, उनको हम बढ़ा सकते हैं। या हमको कम प्रोड्यूस करना है तो हम लेबर्स को हटा भी सकते हैं, है ना, उनको घटा सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, लेबर को घटा या बढ़ा सकते हैं और हम अपनी सप्लाई को घटा या बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो मशीन होती हैं, जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, एक बार अगर उनको फिक्स कर दिया जाए, ठीक, तो मशीन में से अगर मान लीजिए 1000 एक दिन में कोई भी वस्तु को हम बना सकते हैं, तो मशीन तो वह उतनी वस्तु को बना ही देगी, है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि मशीन पूरी ना जो लग गई है आधा मशीन हटा दो, अभी भाई महंगी है तो मशीन को हटा दो या कम, वो तो एक बार फिक्स हो गई तो फिक्स हो गई, है ना। तो इस तरीके से जो लेबर बेस होगा तो उसमें क्या होगा, इलास्टिक सप्लाई होगी। जो कैपिटल बेस पर होगा, जो मशीनों को लगा के किया जाएगा, तो इन इलास्टिक सप्लाई होगा। क्योंकि लॉन्ग टाइम पे तो हम ना मशीनों को लगा सकते हैं, बट शॉर्ट टाइम पीरियड में हम क्या कर सकते हैं, मशीनों को तुरंत ही अवेलेबल नहीं करा सकते हैं। तो इस तरीके से टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन भी पूर्ति की लोच को प्रभावित करता है। पूर्ति की लोच को क्या प्रभावित करता है, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन भी प्रभावित करता है। रिस्क टेकिंग। अब रिस्क टेकिंग में ये बोला गया है कि एक के सप्लायर जो है वो कितना रिस्क ले सकता है ना। तो द willingness of entrepreneur to take risk also affect price elasticity of supply. This depends on the system of incentives and disincentives. यदि एक जो उद्यमी है, एक बिजनेसमैन है, एक जो सप्लायर है, वो रिस्क लेने को तैयार है ना, मार्केट में रिस्क लेने को तैयार है। रिस्क लेने का मतलब ये है कि अपनी वस्तु का वह प्रोड्यूस कर रहा है, अपनी वस्तु का प्रोडक्शन कर रहा है। इस रिस्क पर क्या पता वह माल बिकेगा या नहीं बिकेगा। मार्केट में अगर वो सप्लाई कर रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है ना कि वह माल उसका बिक ही जाए। तो पहले तो वो रिस्क लेगा ना, रिस्क लेकर उस वस्तु का क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, है ना, प्रोडक्शन करेगा। तो वो क्या कर रहा है, रिस्क ले रहा है। यदि रिस्क लेने में कि उसके पास क्षमता है, उसकी विलिंगनेस है, तो तब तो जो ना सप्लाई होगी वो इलास्टिक होगी, है ना, लोचदार होगी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगी। लेकिन यदि वह रिस्क नहीं लेना चाहता, यदि एक सप्लायर रिस्क लेना ही नहीं चाहता है, तो उसके माइंड में आएगा, अरे क्या पता, मैं माल बना रहा हूँ, मैं कमोडिटी को तैयार कर रहा हूँ, वो कमोडिटी या वो गुड्स मार्केट में चलेगी या नहीं चलेगी, तो उसके में क्या है, उसकी विलिंगनेस है ही नहीं है, ठीक है। तो उसकी इच्छा ही नहीं हो रही है। जब इच्छा ही नहीं होगी तो वो सप्लाई ही नहीं करेगा, पूर्ति ही नहीं करेगा, उस चीज़ का प्रोड्यूस ही नहीं करेगा। और जब प्रोड्यूस ही नहीं करेगा तो क्या होगा, आप वो वस्तु कैसी होगी, इन इलास्टिसिटी होगी, है ना, बिलोचदार होगी। अब है अवेलेबिलिटी ऑफ प्राइस। ग्रेटर द नंबर ऑफ मार्केट्स अवेलेबल टू सेल द गुड्स, ग्रेटर विल बी इट्स इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। यदि बाजार की उपलब्धि है, बाजार अधिक मात्रा में है, तब तो एक सप्लायर के पास क्या होंगे, ज़्यादा मार्केट होंगे। वो अपनी जो कमोडिटी होगी, जो उसके गुड्स होंगे, वो अलग अलग मार्केट में बेच सकता है, अलग अलग कीमतों पर बेच सकता है, अलग अलग प्राइस में बेच सकता है, मतलब डिफरेंट प्राइस में वो क्या कर सकता है, उसको सेलिंग कर सकता है। और जब अलग अलग है ना प्राइस पे सेलिंग करेगा तो उसको प्रॉफिट भी होगा, और जब प्रॉफिट होगा तो वो कैसी सप्लाई होगी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगी। इन सच कंडीशन द सेलर इज एबल टू सेल गुड्स एट different prices. Contrary to this, in case if the seller has limited access to market, then the elasticity of supply will also be inelastic. लेकिन यदि उसके विपरीत क्या होता है, सप्लायर के पास मार्केट लिमिट में होंगे, तब उसको क्या करना पड़ेगा, अपने गुड्स को, अपनी कमोडिटीज को उसी मार्केट पर सेलिंग करनी पड़ेगी, बेचना पड़ेगा। चाहे तो वस्तु की जो कीमत हो, जो है ना कमोडिटी की प्राइस हो, चाहे वो अधिक हो या कम हो, तब भी उस मार्केट में ही उसको बेचना पड़ेगा। In such condition, the seller is forced to sell his goods in the same market even in case of change in the price of
गुड्स। तो इस तरीके से हमने देखा कि ऐसी दशा में क्या हो रहा है, उसे अपनी वस्तु की कीमत परिवर्तित होने पर, कम होने पर भी उसी मार्केट पे सेलिंग करनी पड़ रही है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस तरीके से पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं। तो इसी के साथ आपका यह चैप्टर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा